इस वीडियो में हम ऐसे 7 एसआईपी मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मैंने अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में कभी न कभी की हैं। और दोस्तों, हो सकता है ये गलतियां आप भी कर रहे हो। अगर आप इन 7 मिस्टेक्स को सुधार लेते हैं तो आप अपने एसआईपी रिटर्न्स को कहीं ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने की कोशिश करते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में डिस्कस किए गए हर एक मिस्टेक्स को आप बहुत ही अच्छे से समझिए। इसके लिए आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि बात आपके पैसे और आपके प्रॉफिट की है। तो जो सबसे पहली मिस्टेक है वो हम एसआईपी करने के समय कर देते हैं। ये मिस्टेक है अपने फंड एडवाइजर या एजेंट से स्कीम के बारे में पूरी जानकारी हासिल ना करना। हम अक्सर अपने फंड एडवाइजर पे ब्लाइंडली बिलीव कर लेते हैं। वो जो भी फंड हमको रेकमेंड करता है हम उसमें अपना पैसा लगा देते हैं। हम अपने म्यूचुअल फंड एजेंट या एडवाइजर से फंड के एक्सपेंस रेशियो और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को डिस्कस ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर हमारा पैसा ऐसे फंड्स में लग जाता है जो कि लंबे समय तक अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं, और हम अपने जेब से बहुत सारा पैसा हर साल म्यूचुअल फंड एडवाइजर के पॉकेट में डालते रहते हैं। तो आगे से जब भी आप कोई नई एसआईपी करें या फिर अपने प्रेजेंट एसआईपी के बारे में भी अपने एजेंट से पूछिए कि जिस म्यूचुअल फंड में आपकी एसआईपी चल रही है क्या वो अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रही है, और आपका कैटेगरी एवरेज से ज्यादा कितना ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को देना पड़ रहा है आपके पैसे को मैनेज करने के लिए। यानी कि आप उससे अपने एक्सपेंस रेशियो के बारे में पूछिए जिस भी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरा, आप उससे पूछिए कि आपका म्यूचुअल फंड कैटेगरी एवरेज के कितना ज्यादा या कितना कम रिटर्न आपको दे रहा है। मैं यहाँ पे आपको एक अलर्ट देना चाहता हूँ कि आपके म्यूचुअल फंड एडवाइजर को मिर्ची लग सकती है जब आप ये क्वेश्चंस पूछेंगे, बिकॉज दीज आर द जेन्युइन क्वेश्चंस। और ये मिर्ची क्यों लग रही है ये आप खुद समझदार हैं, इस पे जरूर आप कुछ सेकंड सोचिएगा। जो अगली मिस्टेक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को करते हुए देखा। ये गलती अक्सर नए लोगों से होती है, जिन्हें इस मिस्टेक को अक्सर ओवरलैपिंग कहा जाता है। ये मिस्टेक ड्यू टू टू मेनी म्यूचुअल फंड्स इन योर पोर्टफोलियो या फिर अलग अलग स्कीम्स आप चूज कर लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के, इसकी वजह से होती है। इसमें होता क्या है कि हम एक ही कैटेगरी में एक से ज्यादा म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में ये सोच करके रख लेते हैं कि इससे हमको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, बट असल में इसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म कर सकता है और वो भी बहुत लंबे समय तक। और दूसरी बात कि आप बहुत ज्यादा पैसा एज ए एक्सपेंस रेशियो गंवाते हैं हर साल। तो मैं आपको ओवरलैपिंग से बचने के लिए सजेस्ट करूंगा कि आप किसी एक कैटेगरी में एक से ज्यादा म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां पर आप अपने म्यूचुअल फंड के ओवरलैपिंग स्टेटस को बहुत ही बारीकी से समझ सकते हैं, जांच सकते हैं। थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और वो बेल जरूर प्रेस करें ताकि इस नॉइज भरे यूट्यूब की दुनिया में आपसे काम की चीज छूट न जाए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। हम में से अधिकांश लोग अब भी कर रहे हैं दोस्तों, ये है अपने एसआईपी अमाउंट को हर साल न बढ़ाना। हर साल एसआईपी अमाउंट को न बढ़ाने का नुकसान मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये जो एसआईपी कैलकुलेटर की मदद से मैंने ये एक डेटा यहाँ पे कैलकुलेट किया है, इससे आप देख सकते हैं कि कैसे कि अगर आप 25,000 की मंथली एसआईपी करते हैं जो कि 12 साल का एक्सपेक्टेड रिटर्न देता है पर एनम का, और 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, टोटल वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स रिमेन इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड जो होगा वो लगभग 58 लाख रुपए के आसपास होगा। लेकिन यहीं पर अगर आप अपने हर साल एसआईपी को 10% बढ़ाते हैं, जिसको हम स्टेप अप एसआईपी भी बोलते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो टोटल वैल्यू होगा आफ्टर 10 ईयर्स वो हो जाएगा 84 लाख रुपए के आसपास। तो कहाँ ये 58 लाख और कहाँ 84 लाख, कितना बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये जो प्रोसीजर होता है इसको हम स्टेप अप एसआईपी भी बोलते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे अगर आप हर साल 10% अपने एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट सही मायनों में इन्फ्लेशन को एक्चुअली बीट करता है। क्योंकि अगर हम यह मान के चलें कि इन्फ्लेशन हर साल 6 या 7% के गति से बढ़ रहा है और हम इस चीज को समझें कि आपकी सैलरी 8-10% हर साल बढ़ रही है या आपका इनकम हर 8-10% हर साल बढ़ रहा है, तो आपको अपने एसआईपी को हर साल 7 से 10% तक जरूर बढ़ाना चाहिए ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट करके एक अच्छा रिटर्न निकाल सकें। अगली गलती जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है थीमेटिक फंड्स या फिर सेक्टरल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना। थीमेटिक या सेक्टरल फंड्स किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे कि अभी के टाइम में रिन्यूएबल हो गया या डिफेंस के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, जो कि रिस्क फैक्टर को अगर हम की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्की होता है। अगर ये फंड्स अच्छा परफॉर्म किए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी टाइमिंग खराब है
आप उस थीमेटिक फंड में या उस सेक्टरल फंड में काफ़ी लेट अगर आपने एंट्री की है तो आपका लंबे समय तक पैसा फंसा रह सकता है बिना किसी परफॉर्मेंस के। तो आप थीमेटिक फंड्स में बहुत ही सोच समझ के साथ और जब तक से आपको उस सेक्टर की बहुत अच्छी समझ ना हो इन्वेस्ट ना करें। थीमेटिक फंड्स ऑब्वियसली एसआईपी के लिए तो बिल्कुल नहीं बने हुए हैं मेरे हिसाब से। आपको अगर थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो सिर्फ आप लमसम के लिए ही सोच सकते हैं, और वो भी उस सेक्टर में जब चाल शुरुआत हो रही है, उस थीम पर जो है काम अभी जस्ट चालू हुआ है, उससे रिलेटेड स्टॉक्स परफॉर्म करना शुरू किए हैं, तभी आप उसमें इन्वेस्ट करें। आपके एज और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को न रखना एक ऐसी गलती है जिसको हम इग्नोर करते ही करते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एजेड लोग भी स्मॉल कैप और माइक्रो कैप फंड्स में पैसा लगा करके बैठे हुए हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हर साल 40-50% का रिटर्न निकाल करके ले आएंगे। ये चीज समझना होगा कि ये सारे कैटेगरी या सारे सेगमेंट्स सभी एज ग्रुप्स और सभी लोगों के लिए नहीं बना हुआ है। तो इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए अपने रिस्क प्रोफाइल को जरूर ध्यान रखिए, आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आप किस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं। इस बात पे मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बना करके रखा हुआ है जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जरूर उस वीडियो को जा करके देखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगली मिस्टेक जो हम में से बहुत सारे लोग कर देते हैं वो है कि ग्रोथ वर्सेस डिविडेंड स्टॉक्स को न समझना। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड के ग्रोथ ऑप्शन को चूज करते हैं तो आपका जो रिटर्न है वो री इन्वेस्ट होता है उसी स्कीम में या उसी म्यूचुअल फंड में, जिससे कि कंपाउंडिंग अपना काम करती है। लेकिन अगर आपने डिविडेंड ऑप्शन को चूज किया हुआ है तो आपको टाइम टू टाइम कुछ पैसा अकाउंट में मिलता रहेगा, लेकिन कंपाउंडिंग का इफेक्ट काम नहीं करता है। तो आप इस स्क्रीन पे भी उस चीज को पढ़ सकते हैं। डिफरेंस है कि प्रॉफिट्स आर री इन्वेस्टेड इन द ग्रोथ ऑप्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिविडेंड ऑप्शन। तो आप चाहेंगे कि अब लंबे समय तक जो है आपका पैसा इन्वेस्टेड हो और जो ग्रोथ आपको मिल रही है, जो प्रॉफिट्स आपके म्यूचुअल फंड आपको निकाल के दे रहा है वो फिर इन्वेस्ट हो, ताकि वो मल्टीफोल्ड आपका पैसा बढ़ सके लंबे समय में। आप हमें कमेंट सेक्शन में ग्रोथ लिखिए, इससे हमें पता चलेगा कि आप इस गलती करने वाले लोगों में से नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि हमारे कितने व्यूअर्स ग्रोथ ऑप्शंस को हमेशा ऑप्ट करते हैं। जो सबसे आखिरी बड़ी गलती हम अक्सर करते हैं वो है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो या खराब परफॉर्म कर रहा होता है तो उस टाइम में हम अपने एसआईपी को पॉज कर देते हैं या फिर बहुत सारे लोग तो बंद कर देते हैं। दोस्तों, असल में आपको उस टाइम पर अपने एसआईपी अमाउंट को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, या अगर आपके पास कहीं से कुछ लमसम पैसा इकट्ठा है तो उसको उस समय इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उस समय इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से पहले आपको महंगी मिल रही थी, अब वो सस्ते दाम पे खरीद पा रहे हैं। तो आप इस चीज को ऐसे विजुलाइज करें कि आप बेसिकली एक सेल में गए हुए हैं जहाँ पे म्यूचुअल फंड की सेल लगी हुई है। जो चीज पहले 100 रुपए की मिल रही थी 6 महीने, अब वो आपको 80 रुपए की मिल रही है। तो डेफिनेटली आपको ज्यादा बाइंग करनी चाहिए उस समय, ना करके अपने म्यूचुअल फंड को पॉज कर देना चाहिए या फिर उसको बंद कर देना चाहिए। इससे लॉन्ग टर्म में आपको एक बेहतर एनएवी आपके पोर्टफोलियो को मिलेगी और बेहतर रिटर्न जनरेट होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। हम आगे भी ऐसे बहुत सारे काम के वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप एसआईपिंग।